नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध। देखिए, हम सब जानते हैं कि विचारों या भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है? भाषा के माध्यम से। तो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें जो भी तथ्य है, विचार है, वो सब किसके माध्यम से अभिव्यक्त होंगे? भाषा के माध्यम से। तो आज इसी दृष्टिकोण से हम इस प्रश्न को देखेंगे कि भाषा विज्ञान का अन्य विषयों से क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि मानव जाति से संबंधित कोई भी विज्ञान अथवा शास्त्र ऐसा नहीं है जो भाषा विज्ञान से संबंधित न हो। इसका मुख्य कारण क्या है कि मानव जाति से जो विषय विज्ञान अथवा शास्त्र संबंधित है, उन सब में हम भाषा का प्रयोग ही करते हैं, क्योंकि चाहे वो विज्ञान के विषय हैं, चाहे शास्त्र के विषय हैं, वो भाषा के माध्यम से ही तो अभिव्यक्त हो पाते हैं। भाषा के बिना तो किसी भी विषय अथवा विज्ञान का अध्ययन ही नहीं किया जाता। अतः भाषा और उसके विज्ञान का महत्व अक्षुण्ण है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर कोई विज्ञान है तो वो भाषा से ही उसका अस्तित्व है, अगर कोई शास्त्र है तो भाषा के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति संभव है। यहाँ पर डॉक्टर करण सिंह की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जैसे किसी विज्ञान या शास्त्र का संबंध भाषा से जुड़ता है, वैसे ही वह शास्त्र भाषा विज्ञान से संबंधित हो जाता है। यानी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम विज्ञान की बात करेंगे तो वहां भाषा की आवश्यकता हमें जरूर पड़ेगी। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करण सिंह की परिभाषा आप यहाँ पर जरूर डालें, क्योंकि परिभाषा प्रश्नों को एक विशेष रूप प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कि जो जो विषय होते हैं मानव जीवन से जुड़े हुए, उन विषयों से भाषा विज्ञान का क्या संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम व्याकरण को लेंगे कि भाषा विज्ञान और व्याकरण के बीच में क्या संबंध है। देखिए, भाषा विज्ञान दो शब्दों से मिला है। भाषा और विज्ञान इन दोनों के जुड़ने से बना है। इसका अर्थ क्या है? भाषा का विज्ञान, अर्थात भाषा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो अध्ययन किया जाता है वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो भी ध्वनियां निकलती है मानव मुख से, वो सार्थक ध्वनियों का समूह ही भाषा विज्ञान में अपना स्थान प्राप्त करता है। तो यहाँ अगर भाषा की बात करें कि भाषा की प्रकृति और गठन को समझने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना पड़ता है, जिससे कि भाषा का अध्ययन विज्ञान के समान तर्क संगत हो सकता है। देखिए, इस बात में जैसे विज्ञान है, विज्ञान के कुछ नियम है, विज्ञान कुछ नियमों से बंधा हुआ है, और उसमें परिवर्तन या उसमें अगर हम कहें कि अगर हम ढूंढें कि ये कमी है या ये खामी है, तो वो संभव नहीं होती, क्योंकि वो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। उन नियमों के अनुसार उसको रचा जाता है या उसको बताया जाता है, चाहे वो विज्ञान का कोई भी नियम क्यों ना हो। वैसे जब भाषा को और विज्ञान को हम मिला लेते हैं तो वो भी एक विशेष भाषा को रूप प्रदान करता है, जिसका हम बहुत ही सटीक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अब रही बात व्याकरण की। व्याकरण क्या है? जो भाषा को जन्म देती है, जो भाषा का शुद्धिकरण करती है। तो अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो व्याकरण शब्द कैसे बना है? वी और आ उपसर्गों के साथ क्रिय धातु से व्युत्पन्न है व्याकरण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सम्यक निर्माण या सम्यक रचना। अतः इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से भाषा का शुद्ध सर्वमान्य रूप सामने आता है, वो चाहे बोलना, समझना, लिखना या पढ़ना हो। तो ये किसके माध्यम से होता है? व्याकरण के माध्यम से। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों ही एक दूसरे से बड़े ही गहरे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर भाषा है तो व्याकरण भी होगा, और अगर व्याकरण है तो वो व्याकरण किसके लिए है? भाषा के लिए है। तो इस दृष्टिकोण से भाषा विज्ञान और व्याकरण का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अब बात करते हैं भाषा विज्ञान और साहित्य की। देखिए, साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य भी किस पर निर्भर रहता है? भाषा पर ही निर्भर होता है, क्योंकि साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है, और समाज के विचारों को या घटनाओं को जब हम साहित्य में उसका इस्तेमाल करते हैं या साहित्य के माध्यम से जब हम उसे चित्रित करने का प्रयास करते हैं, तो वो किसके माध्यम से सार्थक हो पाता है? भाषा के माध्यम से। भाषा के बिना तो साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती।
जो भी लेखक सोचता है वो किसके माध्यम से सोचता है, भाषा के द्वारा ही तो सोचा जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ वैसे वैसे उसका साहित्य में प्रयोग होने लगा। वो चाहे आप संस्कृत को देख लो, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सभी भाषाओं में अगर साहित्य मिलता है तो वो किसके कारण, भाषा के कारण ही। तो साहित्य में अगर हम देखें तो भाषा की अलग अलग जो ध्वनियां हैं, जो शब्द हैं, शब्द रूप है, उनका जैसे जैसे विकास होता गया उसका साहित्य में उसी प्रकार से इस्तेमाल भी होता गया। तो यहाँ हम इस दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो साहित्य और भाषा विज्ञान भी दोनों एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। जहाँ साहित्य है वो भाषा पर निर्भर है और जो भाषा है भाषा के माध्यम से ही साहित्यिक भावों की या साहित्य का विकास संभव है। उसके बाद बात करते हैं समाज शास्त्र की। देखिए, समाज शास्त्र को अगर हम देखें तो भाषा के द्वारा हम समाज के जो परस्पर विचार विनिमय है उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो भाषा और समाज शास्त्र का भी गहरा संबंध है, क्योंकि समाज शास्त्र क्या है, समाज का शास्त्र, यानी समाज का जो ज्ञान है, समाज की जो संरचना है उसकी अभिव्यक्ति हम किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से ही करते हैं। समाज शास्त्र में हम यही तो बातें पढ़ते हैं, समाज क्या है, उसकी संरचना कैसे है, उसके अलग अलग अगर देखें तो अलग अलग भाषाओं में सामाजिक तौर पर किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये सब बातें हम भाषा के द्वारा ही तो समझ पाते हैं। उसके बाद चौथा अगर हम पॉइंट देखें, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का संबंध। देखिए, मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान, जहाँ पर हम किसी के मानसिक विचारों को समझने का प्रयास करते हैं या मन की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो हम जान पाते हैं कि भाषा के यहाँ पर दो भेद माने हैं। एक भेद कौन सा, जो शब्दगत है, शब्दों के माध्यम से, और दूसरा कौन सा, जो विचारगत है, यानी शाब्दिक और वैचारिक। इस दृष्टिकोण से मनोविज्ञान की सहायता से हम जानते हैं कि भाषा के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। तो अगर हम इस बात पर अध्ययन करें तो भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो भी मानसिक विचार है उनकी अभिव्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अगर की जाती है तो वो किसके माध्यम से की जाती है, भाषा के माध्यम से ही की जाती है। भाषा विज्ञान के सहयोग से ही हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर प्राचीन जो जातियाँ थी उनकी मानसिकता कैसी थी, वो हम भाषा से ही तो समझ पाते हैं। तो इसीलिए भाषा विज्ञान और मन को समझने के लिए जिस विज्ञान की रचना की जाती है उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। भाषा विज्ञान और भौतिक विज्ञान की अगर बात करें, देखिए भौतिक विज्ञान अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो भाषा के बिना हम इसका भी अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में गहरा संबंध है। इन दोनों में ही वैज्ञानिक प्रक्रिया कार्य करती है, चाहे भाषा का विज्ञान हो चाहे भौतिक विज्ञान हो। भाषा में ध्वनि उत्पादन जब होता है या जब ध्वनि उत्पन्न होती है उस प्रक्रिया के अंतर्गत, चाहे वो ध्वनि का उत्पन्न होना है, चाहे वो ध्वनि को दूसरे तक पहुंचाना है, दूसरे के द्वारा उस ध्वनि को ग्रहण करना है, ये सभी प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों के द्वारा श्रोता के कान तक पहुंचती है। इसके लिए किसका सहयोग लिया जाता है, भौतिक विज्ञान का सहयोग लिया जाता है। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग भी इस प्रक्रिया में किया जाता है, जैसे काइमोग्राफ, एंडोस्कोप, लेरियोस्कोप। ये ऐसी संरचनाएं हैं जिनका भौतिक विज्ञान में हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, एक स्थान से कैसे उसका गमन दूसरी जगह तक होता है, दूसरा उसे कैसे ग्रहण करता है और उससे कैसे उसका अर्थ प्राप्त कर पाता है, ये किसके माध्यम से होता है, भाषा विज्ञान के माध्यम से। यानी दोनों, चाहे वो भौतिक विज्ञान है चाहे भाषा विज्ञान, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भाषा विज्ञान के अलग अलग अंगों का अध्ययन अगर हमें करना हो तो वो किसके माध्यम से होता है, भौतिक विज्ञान की सहायता से ही किया जाता है। उसके बाद आता है शैली विज्ञान। देखिए, शैली का मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका, लेखन का तरीका क्या है, वो शैली विज्ञान में आता है। भाषा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शैली विज्ञान भी किसका अंग है, भाषा विज्ञान का अंग है।
भाषिक संरचना या शैली के अध्ययन से जो भाषा में शामिल भाव हैं उनको उन तक पहुंचना किसके द्वारा होता है? शैली के द्वारा। देखिए, हमने कोई बात अपनी कही, अगर वो दुखपूर्ण भाव हैं तो हम उसी शैली का प्रयोग करेंगे। अगर वो वीरता का भाव है उसमें तो हम उसी शैली का प्रयोग करेंगे, लेखन शैली का। यानी जैसी भाषा है उसको लिखने के लिए जैसे भाव हैं वैसी भाषा को उसी शैली में प्रयोग किया जाएगा। भाषा के अनुसार, भाषा किसके अनुसार बदलेगी? भावों के अनुसार। यानी जो भाव भंगिमाएं हैं उसका प्रयोग यहाँ पर होता है। यहाँ शैली विशेषताओं के अध्ययन में हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? शब्द योजना कैसी है, पदबंध कैसे हैं, वाक्य का अध्ययन भी इसी दृष्टिकोण से किया जाता है। कौन से दृष्टिकोण से? जो भाषा विज्ञान का दृष्टिकोण है। इस भाषा विज्ञान के साथ साथ जब हम शैली की बात करेंगे तो वहां पर जो बिंब का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, छंद का प्रयोग किया जाता है, उसका अध्ययन कहाँ होता है? काव्य शास्त्र में। तो काव्य शास्त्र से लिया गया जो हमने बिंब है, प्रतीक है, भाषा से जो हमने शब्द योजना, पदबंध ली है, उसको हम किसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं? शैली विज्ञान के माध्यम से। तो यहाँ पर किसी भी कृति में जो आंतरिक विशेषताओं का ज्ञान है वो सबसे पहले हमें कहाँ प्रयोग किया जाता है? भाषा शैली ही है जो उसको अभिव्यक्त करती है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भाव और भाषा में गहरा संबंध हम स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद आता है भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान। शरीर विज्ञान से अभिप्राय क्या है? जो मानव शरीर है उसकी संरचना। देखिए, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा भी तो मानव शरीर से ही उत्पन्न होती है। जैसे हमारे होठ हैं, जीभ है, दांत है, तालव्य है, कंठ है, यही से तो हमारी स्वरतंत्रियां जो है वो ध्वनि को उत्पन्न करती है। तो हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं? यही कारण है कि जब हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो हम शरीर विज्ञान को पीछे नहीं छोड़ सकते। हमारे फेफड़ों के द्वारा जो वायु छोड़ी जाती है वो किस प्रकार स्वर तंत्र में पहुंचती है, वहाँ से किस प्रकार जो स्वर या व्यंजन है वो उत्पन्न होते हैं, वो किसके अध्ययन में आते हैं? शरीर विज्ञान। यानी शरीर के अंगों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो भाषा विज्ञान के द्वारा ही संभव है। उसके बाद बात करते हैं मानव विज्ञान की। देखिए, मानव विज्ञान में जो मानव जाति है उसको समझने के लिए, जैसे अलग अलग मानव की जो जातियां हैं सब हमने अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। मानव का उद्भव कहाँ से हुआ, विकास कैसे हुआ, किस मानव जाति में संस्कृति के दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन करते हैं, उसके रीति रिवाज कैसे हैं, बदलता हुआ उसका परिवेश कैसा है, उस समाज के जो सामाजिक नैतिक मूल्य है उनका विकास कैसे हो रहा है, इन सब का अध्ययन हम किसके माध्यम से करेंगे? भाषा विज्ञान के द्वारा ही करेंगे। उसके बाद आता है भाषा विज्ञान में पुरातत्व। पुरातत्व यानी जो आर्कियोलॉजी है या पुराने हमारे जैसे प्राचीन शिलालेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, जो भित्ति लेख मिलते हैं, उन सब का अध्ययन हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। और उनका अध्ययन जब वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो उसके लिए हमें एक ऐसी भाषा की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे उन विचारों को अभिव्यक्त कर सके। उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? भाषा विज्ञान का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है भाषा विज्ञान में इतिहास। यानी भाषा विज्ञान में अगर इतिहास की अगर बात करें या भाषा विज्ञान व इतिहास कर ले, यहाँ पर भाषा विज्ञान व शरीर, भाषा विज्ञान व मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान व पुरातत्व और भाषा विज्ञान व इतिहास। देखिए, इतिहास की अगर बात करें तो जो हमारा प्राचीन इतिहास रहा है किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का, उसके उत्थान का, उसके पतन की जहां हम बात करते हैं वो सब किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा ही तो संभव है। जैसे हमारे यहाँ पर जो पहले अगर देखें तो आर्य जाति निवास करती थी, उसके बाद मुस्लिम लोगों का आगमन हुआ, उससे हमारी भाषा में परिवर्तन आया। हमने अरबी, फारसी, तुर्की की शब्दावली को अपनाया। जब अंग्रेज आए तो हमने अंग्रेजी भाषा की शब्दावली को अपनाया। तो इस तरह से जैसे जैसे बाहर से लोग आते गए हमारी भाषा की संरचना में भी परिवर्तन होता गया। हमने नए शब्दों को यहाँ पर शामिल कर लिया। तो हम इस तरह से अगर हमारे इतिहास के सभी पहलुओं की बात करें तो वो भी किसके द्वारा संभव है? भाषा विज्ञान के द्वारा ही उस पर विचारों की अभिव्यक्ति
हो पाती है। तो इन दोनों का भी अगर हम देखें तो घनिष्ठ संबंध मान सकते हैं। उसके बाद आती है भाषा विज्ञान और भूगोल। देखिए, भौगोलिक जो वातावरण है वो मानव जीवन को बखूबी प्रभावित करता है। किसी भी देश की जलवायु वहाँ के निवासियों को बहुत प्रभावित करती है, यहाँ तक कि उनकी शारीरिक संरचना को भी प्रभावित करती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनका कद छोटा होता है, जो गर्म इलाके के लोग हैं उनका अगर कद देखें या शारीरिक संरचना देखें तो वो लंबी और मजबूत होती है। तो ये किसका प्रभाव है? वहाँ के भौगोलिक वातावरण का प्रभाव है। इसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ता है। देखिए, जैसा भौगोलिक वातावरण होगा वैसी ही शारीरिक संरचना होगी, वैसे ही हमारा वाग्यंत्र होगा यानी वाणी होगी। जैसे जो गर्म प्रदेशों के लोग हैं उनकी वाणी का जो स्वर है वो बहुत खुला होता है, जबकि ठंडे प्रदेशों के जो लोग हैं या रहने वाले हैं उनकी वाणी का स्वर इतना अधिक नहीं खुल पाता है जितना कि गर्म जलवायु के क्षेत्रों में रहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो भाषा विज्ञान और भूगोल ये भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, इसके अलावा अन्य भी बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे दर्शन शास्त्र है, गणित है या ज्ञान विज्ञान है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, या यूं कहें कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो भाषा विज्ञान के बिना पूर्ण हो, क्योंकि जिन भी भावों की, विचारों की, ज्ञान की अभिव्यक्ति हमें करनी है वो किसके माध्यम से करेंगे? भाषा के माध्यम से। तो भाषा का अन्य विषयों से गहरा संबंध है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।